नेक्स्ट हमारा जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है which is used by RBI to control credit, वो है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग मीन्स कोटा फिक्स करना। इसमें आरबीआई कोटा फिक्स कर देती है कि जो प्रायोरिटी वाले जो एरियाज हैं, प्रायोरिटी वाले जो सेक्टर्स हैं, उनमें ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाए, मनी की सप्लाई ज्यादा की जाए। जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, उन एरियाज में मनी की सप्लाई को कम किया जा सकता है। क्रेडिट राशनिंग अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो क्रेडिट राशनिंग है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि आरबीआई क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देती है। इसमें कोटा फिक्स कर देती है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स की किस सेक्टर में कितना लोन प्रोवाइड करना है, ताकि जो मनी की सप्लाई है वो उस कोटा से ज्यादा, जो भी लिमिट फिक्स की गई है उससे ज्यादा कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई इंट्रोड्यूस कर देता है क्रेडिट राशनिंग को। क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है। यानी कि डिफरेंट जो एरियाज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनमें मनी की सप्लाई का एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि उस लिमिट से ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इसीलिए क्रेडिट राशनिंग की वजह से इकोनॉमी मनी की सप्लाई कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर आरबीआई ने पहले से क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर रखा था तो क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉल कर लेती है। यानी कि अब कमर्शियल बैंक फ्री है, क्योंकि जो क्रेडिट राशनिंग पहले आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर रखा था, जो लिमिट फिक्स कर रखी थी, अब वो लिमिट हटा दी जाती है, यानी कि क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अब कमर्शियल बैंक फ्री है, जितना चाहे उतनी मनी की सप्लाई कर सकते हैं और इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा मनी की सप्लाई करते हैं और इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ओरल सुएशन। ओरल सुएशन मीन्स इसमें आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है उनको एडवाइस करता है। एडवाइस अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्ट होने को बोलता है, टू बी स्ट्रिक्ट इन प्रोवाइडिंग लोन। तो एडवाइस करता है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्ट होने को बोलता है इन प्रोवाइडिंग लोन, की कम से कम लोन प्रोवाइड किया जाए। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है आरबीआई। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है टू बी लिबरल, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा लोन वो प्रोवाइड करना चाहे उतना लोन प्रोवाइड करा सकते हैं।
लिबरल होने से कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मोरल सुएशन में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पहले एडवाइस करता है, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है तो स्ट्रिक्ट होने को बोलता है कि कम से कम लोन प्रोवाइड करें, और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लिबरल होने को बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करिए। अगर जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक की एडवाइस को फॉलो ना करे, उस सिचुएशन में आरबीआई उनको प्रेशराइज करता है, उनके ऊपर दबाव बनाता है कि वो जैसे जैसे जो डायरेक्शन आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है कमर्शियल बैंक उनको फॉलो करे। अगर उसके बाद भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की जो डायरेक्शंस है, जो डायरेक्टिव्स आरबीआई ने दी है उनको फॉलो अगर ना करे तो आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, उनकी किसी ब्रांच का लाइसेंस तक भी वो कैंसिल कर सकते हैं। जो मोरल सुएशन है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि अगर एक्सेस केस में एक तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, और अगर एडवाइस ना माने कमर्शियल बैंक प्रेशराइज करता है, और प्रेशराइज के बाद भी अगर ना कमर्शियल बैंक आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करें तो उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इस केस में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है या प्रेशराइज करता है क्या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में स्ट्रिक्ट गिविंग लोन, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में भी लिबरल इन प्रोवाइडिंग लोन्स। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है और एज ए क्वालिटेटिव। मोरल सुएशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वैसे तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसका यूज कई बार क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह भी किया जाता है, तो ये दोनों का काम करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। या फिर मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू इट्स फंक्शन, कि मनी क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used as a medium of exchange, measure of value, store of value, and standard for deferred payment. मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड एंड फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and standard for deferred payment. तो मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू इट्स फंक्शन। ये जो है ये मनी के फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस अब तो हमारा ये मनी के टर्म में हम सेल परचेज करते हैं, तो ये हमारा मॉनेटरी सिस्टम है। मॉनेटरी सिस्टम से पहले जो भी एक्सचेंज होता था वो होता था कमोडिटी फॉर्म में, गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो भी एक्सचेंज होता था वो गुड्स के बदले में गुड्स होती थी। कि फॉर एग्जांपल राम और श्याम है, राम को अगर राइस चाहिए तो उसके पास व्हीट है, तो ऐसे पर्सन को ढूंढता है जिसके पास राइस है और जो व्हीट परचेज करना चाहिए। यानी कि दोनों पार्टीज में एक्सचेंज होता था इन टर्म्स ऑफ गुड्स। और गुड्स के टर्म में जो भी एक्सचेंज होता था उसको हम कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में जो भी एक्सचेंज होता था वो होता था गुड्स के बदले में गुड्स।
लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी की वजह से अब हम जो भी एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा सेल और परचेज है वो हमारा मनी की टर्म में होता है। बार्टर सिस्टम में जो भी सेल परचेज होती थी वो एक साथ होती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कि आप एक गुड परचेज करोगे तो बदले में दूसरी गुड आप सेल करोगे। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज separated the act of sale and purchase. Separated the act of sale and purchase means कि अब हम मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन जो भी सेल और परचेज है उसके लिए हम मनी का यूज करते हैं, जो पेमेंट है वो हमारे गुड्स के फॉर्म में नहीं होती। मनी ने जो भी सेल और परचेज का जो काम है उसको अलग अलग कर दिया है, यानी कि अगर आप परचेज करना चाहें तो उसके लिए आपको कोई चीज सेल करने की जरूरत नहीं है। परचेज का काम अलग हो गया है, जो सेल का एक्ट है वो अलग हो गया है। अगर आपको परचेज करना है तो आप कोई भी चीज परचेज कीजिए और मनी की में आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई चीज आपको सेल करनी है तो आप अपनी जो चीज है वो सेल करिए और आपको बदले में पैसे मिल जाएंगे। ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को हम यूज करते हैं फॉर सेल एंड परचेज। मनी से पहले जो भी बार्टर सिस्टम था उसमें सेल और परचेज एक कंबाइंड एक्टिविटी थी कि सेल अगर कर रहे हो तो साथ में परचेज भी करनी पड़ेगी, लेकिन अब मनी की वजह से ये दोनों काम अलग अलग हो गए हैं। सेकंड हमारा मनी का फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था, उनका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में हम नहीं बता सकते थे कि 1 किलो व्हीट है उसका कितना उसका प्राइस है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी की वजह से अब हम कह सकते हैं कि मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स अब हम हर एक गुड या सर्विस की एक एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्राइस हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर है और इस मार्कर का जो प्राइस हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 30 रुपीज है। चाहे राम खरीदे, श्याम खरीदे, सोहन खरीदे, मोहन खरीदे, सबके लिए एक ही प्राइस है 30 रुपीज। तो मनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी की वजह से अब जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। अब हम बता सकते हैं कि 1 किलो चावल कितने रुपए के हैं, कि 100 किलोग्राम 100 रुपए पर केजी है, तो कोई भी खरीदे सबको वो 100 रुपए पर किलोग्राम ही मिलेंगे, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट जो फंक्शन है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में जो भी सेविंग्स होती थी वो गुड्स की फॉर्म में होती थी, और गुड्स को स्टोर करना वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसके लिए एक तो जगह चाहिए, दूसरा कैपिटल लॉस का भी डर बना रहता था कि कहीं बरसात आ गई और अनाज भीग जाए, कहीं उसमें कीड़े लग जाए, कहीं चोरी हो जाए। लेकिन अब मनी की फॉर्म में, क्योंकि अब हम जो भी सेविंग्स करते हैं वो मनी की फॉर्म में करते हैं और मनी को स्टोर करना बहुत इजी है, कम जगह में, और हम ज्यादा मनी को सेव कर सकते हैं। मनी का जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है मनी का, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट मीन्स डेफर्ड पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्कर्स को रखते हैं, आप पहले से फिक्स कर लेते हैं कि एक महीने में आपको 5000 रुपीज मिलेंगे या 1000 रुपीज मिलेंगे या 10,000 रुपीज मिलेंगे। जो भी फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शन है जिनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या फिर डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं, उनको मनी ने इजी बना दिया है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, और बार्टर सिस्टम में अगर कोई आपके यहाँ काम करे, आप उसको पेमेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ काइंड, कैश में नहीं, क्योंकि मनी तो था ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ काइंड, कि आपने अपने गेहूं की कटाई की और बदले में उसको गेहूं दे दी। तो बहुत मुश्किल काम था ये डिसाइड करना कि आप 15 दिन मेरे यहाँ फार्म पे काम करोगे और 15 दिन में मैं आपको कितना गेहूं दूंगा इन टाइम। लेकिन अब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। अब जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, फ्यूचर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस हैं,
उनको बड़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम मनी के टर्म में डिसाइड कर सकते हैं कि 15 दिन आप यहाँ काम करोगे मेरे यहाँ, तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे। तो ये मनी के फंक्शन है, और इन्हीं फंक्शंस के थ्रू हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं कि मनी क्या है। मनी is an instrument which is used as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard for deferred payment. जो मनी के फंक्शन है, यही बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन भी है। तो अगर आपसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पूछी जाए तो भी आपको सेम एक्सप्लेन करना है। अगर बार्टर सिस्टम, सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती है। ये बार्टर सिस्टम हमारा पहले चलता था, लेकिन आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती है। बार्टर सिस्टम जो है उसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। बार्टर सिस्टम में जो भी पेमेंट्स होती थी वो गुड्स की फॉर्म में होती थी, इसीलिए उसको जो भी पेमेंट होती थी वो गुड्स के टर्म में होने की वजह से उसको हम कमोडिटी मनी भी बोलते हैं। बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी की लिमिटेशंस हैं जो मनी के फंक्शन है। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है और मनी के फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, पहला जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मनी का फंक्शन है। और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड में सेम हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम ये बताएंगे इट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड मीन जो दो पार्टीज आपस में एक्सचेंज करना चाहती हैं, उन दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए विच दे वांट टू एक्सचेंज फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर दो पर्सन है ए और बी, ए के पास अगर राइस है, वो व्हीट परचेज करना चाहता है, उसको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास व्हीट हो और जो राइस को परचेज करना चाहे। ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। मींस both the parties have the things which they want to exchange from each other। ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए एक्सचेंज वर लिमिटेड इन बार्टर सिस्टम। इसीलिए बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज लिमिटेड होते थे। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। पहले तो जो भी सेल और परचेज थी वो इकट्ठी होती थी, लेकिन मनी ने अब सेल और परचेज के काम को अलग अलग कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है मनी का, मेजर ऑफ वैल्यू, वही बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू या लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लिमिटेशन में हम लैक लगा देंगे, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स कि आज हम, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम है, आज हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी गुड के प्राइस को। हम एग्जैक्ट प्राइस बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ राइस है वो 100 रुपए किलो है, सबके लिए वो 100 रुपए किलो है। अगर हम कहेंगे गेहूं का प्राइस क्या है, अगर गेहूं हमारा 20 रुपीज पर केजी है तो सबके लिए वो 20 रुपीज पर केजी है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में हम जो भी गुड्स और सर्विसेज, इन पे एग्जैक्ट प्राइस को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे कि एक, अगर हम कहें कि एक हमें घोड़े को सेल करना है तो उसके बदले में कितना व्हीट या कितना राइस मिलना चाहिए, एग्जैक्ट जो प्राइस था वो डिफाइन नहीं किया जा सकता था इन बार्टर सिस्टम। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। नाउ वी कैन मेजर या वी कैन डिफाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो फंक्शन है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, वही लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ ट्रांसफर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस कि बार्टर सिस्टम में
जो भी सेविंग्स होती थी वो गुड्स के फॉर्म में होती थी, और गुड्स के फॉर्म में सेविंग की जो भी एक्सचेंज होते थे गुड्स के बदले में होते थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक फार्मर है उसने व्हीट का प्रोडक्शन किया तो उस व्हीट को स्टोर कर लेता था, जो सेविंग्स थी वो व्हीट के फॉर्म में ही होती थी, क्योंकि जो भी अगर उसको फीस देनी है तो भी व्हीट की फॉर्म में पेमेंट करेगा, कपड़े खरीदने हैं तो भी बदले में व्हीट की फॉर्म में पेमेंट करेगा, फर्नीचर खरीदना है तो भी व्हीट की फॉर्म में पेमेंट करनी थी उसको। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो भी सेविंग्स होती थी वो होती थी गुड्स की फॉर्म में, और गुड्स को सेव करना वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसके लिए एक तो स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट लगती थी, और दूसरा कैपिटल लॉस का डर बना रहता था। कैपिटल लॉस मींस बरसात आ जाए या अनाज है वो कहीं भीग ना जाए, उसमें कहीं कीड़े ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए। दो चीजें थी, एक तो स्टोरेज कॉस्ट और दूसरा fear of capital loss. But introduction of money has removed this problem. अब मनी को स्टोर करना बहुत इजी है, कम जगह में हम ज्यादा मनी स्टोर कर सकते हैं। मनी को स्टोर करना भी इजी है और मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी इजी है। आजकल तो हम ट्रांसफर करने के लिए कैश का भी यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो भी ट्रांसफर होता था वो गुड्स की फॉर्म में होता था, और एक जगह से दूसरी जगह गुड्स के फॉर्म में पेमेंट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी। प्लस में कैपिटल लॉस का भी डर बना रहता था कि रास्ते में अगर हम किसी भी मान फॉर एग्जांपल अगर ट्रक का यूज कर रहे हैं कि गेहूं हमें किसी को पेमेंट करनी है और हम लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस में डर बना रहता था कि कहीं जो है आंधी ना आ जाए, कहीं बरसात ना आ जाए, सारा अनाज भीग ना जाए, खराब ना हो जाए। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। अब मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट या स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में जो डेफर्ड पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स थी वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो पेमेंट्स होती थी वो होती थी इन टर्म्स ऑफ काइंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ए ने बी से 100 किलोग्राम ऑफ गेहूं ले लिया और ए ने कहा कि 6 महीने बाद वो बी को वापस कर देगा, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ये बहुत मुश्किल काम था कि सेम क्वालिटी का गेहूं ए बी को वापस कर दे, और कितना कितना उस पर इंटरेस्ट पे करे। अब तो हमारा मनी की टर्म में तो हमें पता है कि 2% इंटरेस्ट लगेगा, 3% लगेगा, 1% लगेगा, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्योंकि जो गेहूं वापस करने हैं वो गेहूं ही वापस करेगा। अब उसने 100 किलोग्राम ऑफ गेहूं लिया तो उसके बदले में कितना गेहूं वापस करे, और जो गेहूं वापस करेगा उसकी क्वालिटी लोन लेते टाइम उधार लेते टाइम गेहूं की जो क्वालिटी थी, क्या पॉसिबल है सेम वैसा ही गेहूं ए बी को वापस कर दे? एक पार्टी को जरूर लॉस होता था, या तो लोन लेने वाली को या लोन देने वाली को। अगर अच्छी क्वालिटी का गेहूं ए ने बी को वापस कर दिया तो ए को नुकसान है, पर अगर ए ने जो गेहूं लिया था उससे लो क्वालिटी का गेहूं बी को वापस किया है तो बी को नुकसान है। बार्टर सिस्टम में जो फ्यूचर जो पेमेंट्स होती थी उनको करना बहुत मुश्किल काम था, बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। हम जो भी फ्यूचर की जो पेमेंट्स है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है उनको हम इजीली कर सकते हैं। यही सेम फंक्शन है मनी की और यही लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में हम यहाँ पे लेफ्ट वर्ड लगा देंगे कि ये बार्टर सिस्टम की कमियां थी, लिमिटेशन थी, और ये जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी जगह पे जो हम लिमिटेशन एक्सप्लेन करेंगे वो है डबल इंसिडेंस ऑफ वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। आपको ध्यान रखना है कि मनी का मीनिंग आपसे पूछा गया है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई को हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको हम डिफाइन करेंगे
refers to stock of currency held by people of a country at a point of time. मनी सप्लाई क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। या फिर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। मनी के जो कंपोनेंट्स हैं टी प्लस डीडी प्लस में ओडी। T means currency held by people of a country. It includes all notes and coins. दूसरी क्या है? Demand deposit. Demand deposit means लोगों का वो पैसा जो बैंकों के पास डिपॉजिट है जिसको जब चाहे हम विड्रॉ कर सके। या डिमांड डिपॉजिट हम कह सकते हैं कि आपका जो पैसा जमा है सेविंग अकाउंट में प्लस करंट अकाउंट में, क्योंकि ऐसे अकाउंट है जिसमें हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और उस पैसे को हम जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, जो लोगों का जो पैसा जमा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। नाम से पता चल रहा है जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक तो टाइम डिपॉजिट और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। 1 मार्क में आपसे पूछा भी जा सकता है टाइम डिपॉजिट मतलब जिसको आप एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि ऐसा पैसा जो हम बैंक में टाइम पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करा देते हैं कि 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो वो हमारा क्या है? हम टाइम डिपॉजिट या जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। और इस पैसे को हम जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट हम कोई चेक इशू नहीं कर सकते। लेकिन मनी सप्लाई में हम इस टाइम डिपॉजिट को कंसीडर नहीं करते। मनी सप्लाई में हम कंसीडर करते हैं डिमांड डिपॉजिट। वैसे मनी सप्लाई को मेजर करने के जो हम यूज करते हैं टर्म्स M1, M2, M3 एंड M4। जो टर्म डिपॉजिट है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मनी सप्लाई का मीनिंग हम डिफाइन कर रहे हैं कंपोनेंट्स, वो हमारे हैं M1 कॉन्सेप्ट कि मनी को हम मेजर करते हैं M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, और इसमें हम टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते। मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं सी करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइंस। डीडी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस बैंकों के पास हमारा वो पैसा जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सके, डिमांड की जरूरत पड़ने पे जिस पैसे को हम विड्रॉ कर सके, और इसके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट है ये भी आपका दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट मींस वो डिपॉजिट जो हम लोगों का अपना पैसा और हमने बैंकों में जमा कराया है वो हमारा है प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट मींस जो हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक जब हमें लोन देता है उस पैसे को वो हमें कैश की फॉर्म में नहीं देता बल्कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। बैंकों ने जो हमें लोन की फॉर्म में जो मनी दिया है उसको भी हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन उसको हम सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि बैंक ने हमें जो लोन की फॉर्म में पैसा दिया है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उस पैसे को भी हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसका वो है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में हम इंक्लूड करते हैं डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, फर्स्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड फॉरेन की गवर्नमेंट एंड फॉरेन का सेंट्रल बैंक।